यस एवरीवन, देखो रोज हम थोड़ा सा वापस हमारा कंसोलिडेशन का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि 3-4-5 दिन में हमारे माइंड में वो चीजें बैठ जाए। ठीक है मैम, हमने कंसोलिडेशन पढ़ा था। कब कंसोलिडेशन बनाने की जरूरत पड़ती? जब पेरेंट एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप हो और किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया मोर देन 50% शेयर्स। ठीक है, और मैम हम इसको परसेंटेज के टर्म्स में बात ना करें तो किसी कंपनी का सामने वाली कंट्री में अगर मेजोरिटी ऑफ द कंट्रोल्स होगा देन वी नीड टू प्रूव द कंसोलिडेशन। क्या जब हम कंसोलिडेट करते हैं या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी खत्म हो जाती है क्या? नहीं, वो कंपनी अपना काम कर रही होती है, उसका खुद का एक पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और पेरेंट्स का अपना खुद का पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। यस और नो? ठीक है, ये पेरेंट होती है, ये सब्सिडरी होती है। ठीक है, सब्सिडरी कौन होगी? जिसपे हमारा कंट्रोल है, जिसपे हमारे नंबर। और अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें क्वेश्चंस के लिए तो मैम मोर देन 50% अगर शेयर्स एक्वायर्ड किए गए हैं तो उसको कंसोलिडेशन करना पड़ता है। ठीक है, क्या सब्सिडरी सिर्फ एक ही हो सकती है? नो, इट्स एन नंबर ऑफ सब्सिडरीज। ठीक है, और सबको एक ही कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग के साथ अलग अलग कंसोलिडेशन बनाया जाएगा। यस मैम। मैम पी और एस का रिलेशनशिप है। ठीक है मैम, कौन सा रिलेशनशिप है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का? नहीं, पेरेंट और सब्सिडरी का। ठीक है, कौन कंसोलिडेशन बनाएगा? पेरेंट। तो पेरेंट का खुद का एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा और उसको क्या बनाना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो ये बनता है कि जब पेरेंट बनाएगा तो वो क्या अज्यूम करेगा कि पी एंड एस आर बोथ आर सिंगल एंटिटी, एक ही एंटिटी है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा कि दोनों एक है। इसीलिए हम उसमें से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हटा के इक्विटी भी हटा देते हैं। बताया था लॉजिक, खुद ने ही पैसे दिए और खुद ने ही लिए, दैट्स पॉसिबल क्या? नो तो जब भी हम कंसोलिडेशन करेंगे तो एक ही प्रिंसिपल वर्क होगा विच इज कॉल्ड सिंगल एंटिटी, की दोनों मिलके एक एंटिटी है विच इज कॉल्ड ग्रुप एंटिटी। क्लियर है? यस मैम। तो मैम कंसोलिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है या बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? हम एसेट्स को P प्लस एस करते हैं, लाइबिलिटीज P प्लस एस करते हैं, उधर से क्या हटाते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हटाते हैं। किसकी बुक से? पेरेंट की। ठीक है, और इधर से क्या हटाते हैं? इक्विटी। किसका? तो इट मींस दैट कंसोलिडेशन में जो इक्विटी दिखता है वो किसका दिखता है? केवल पेरेंट का। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। मैम हमने 5 वर्किंग नोट सीखे थे। फर्स्ट वर्किंग नोट ग्रुप स्ट्रक्चर, सेकंड वर्किंग नोट Net assets of subsidiary, सब्सिडरी एट acquisition, रिपोर्टिंग एंड इनका डिफरेंस विच इज कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। तो ये नेट एसेट्स की बात कर रहा है, तो क्या मैं सारी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके लिखूंगी? नो मैम। मैम नेट no, एसेट इज ऑल्सो इक्वल टू दी इक्विटी। तो मैम इक्विटी के सारे हेड जाएंगे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन रिजर्व। मैम रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन रिजर्व, यस, कौन से वाले के? सब्सिडरी के। क्लियर है? थर्ड goodwill, स्टार्ट विथ। sales consideration, अब हम सारी बातें करते हैं। ठीक है मैम, हमने सेल्स कंसिडरेशन मल्टीपल तरीके से निकालना सीखा है। सामने वाला कैश में भी पेमेंट कर सकता है, शेयर में भी दे सकता है। जरूरी है क्या कैश या शेयर एक्सचेंज एक में ही देगा? नहीं, चारों पैटर्न में भी दे सकता है। कैश में दे सकता है, शेयर्स में दे सकता है, deferred डेफर्ड consideration, कंसिडरेशन। contingent, राशि आपने मैसेज किया था क्या? मैं बताती हूँ अभी। ठीक है मैम, डेफर्ड कंसिडरेशन में भी हो सकता है और contingent, कॉन्टिजेंट का। देखो डेफर्ड कंसिडरेशन में वो ये बोलता है, वो कोई कंडीशन नहीं देता, वो बोलता है कि मैं आपको 2 साल बाद 2 लाख रुपए दूंगी। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड कंसिडरेशन। और कंटिजेंट कंसिडरेशन मींस विद द कंडीशन। इट मींस दैट कंपनी अगर 10% प्रॉफिट अप करेगी
तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। तो मैं कब दूंगी 1 लाख रुपए? जब वो कंडीशन मीट होगी। क्लियर है? तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशंस एंड डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड मतलब विदाउट कंडीशन एंड कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन मींस विद कंडीशन। क्लियर? मैम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और सारे भी हो सकते हैं। इन सब का टोटल लगा के हम सेल्स कंसिडरेशन लिखते हैं। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि उसने कैश का अमाउंट तो लिख दिया था बट शेयर एक्सचेंज का नहीं लिखा। तो ऑब्वियसली अगर लिखा होता तो मैम आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उतने से बढ़ा हुआ होता और उधर इक्विटी में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बढ़ा होता। यस और नो? नहीं लिखा है तो हम लिख देंगे यस और नो। क्लियर है? सिमिलरली मैम जब डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और हर साल क्या करते हैं? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट पीएनएल में चार्ज होता है और हमारा डेफर्ड लाइबिलिटी को बढ़ाता है। क्यों? बिकॉज हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है तो इंटरेस्ट कंपोनेंट को हटा लिया है। अब हर साल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमको उसका क्लोजिंग जो हमको एक्चुअल पेमेंट करना है वो मिल जाएगा। यस और नो? डन? मैम फिर क्या ऐड करते हैं? fair value of NCI at acquisition. एट एक्विजिशन। मैम एनसीआई एट एक्विजिशन निकालने के लिए दो मेथड्स प्रोवाइडेड है। कौन कौन सी? नेट एसेट्स एंड Fair value. फेयर वैल्यू। मैम नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? मैम वर्किंग नोट 2 में हमने नेट एसेट्स एट एक्विजिशन निकाला है क्या सब्सिडरी का? तो डू यू थिंक मैंने अगर 70% एक्वायर किया है तो इस पे 70% मेरा हक है तो 30% किसी और का है क्या? तो मैम नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट acquisition multiply by NCI percentage, can I say net assets of subsidiary निकलती है। और मैम फेयर वैल्यू क्या है? एज आई टोल्ड यू जनरली गिवन इन द क्वेश्चन इफ इट इज फेयर वैल्यू मेथड और नहीं दे रखा होगा तो आपको वो बता देंगे। क्या बता देंगे? कि एनसीआई के कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स है। सपोज कंपनी के 1 लाख शेयर्स है, किसके? सब्सिडरी के पेरेंट के। ऑब्वियसली सब्सिडरी के ही होंगे ना। 1 लाख शेयर्स हैं उसमें एनसीआई 30% है तो एनसीआई के शेयर्स कितने हुए? और उसमें वो आपको बता देंगे कि उस दिन उस कंपनी की फेयर वैल्यू कितनी है, पेरेंट की कि सब्सिडरी की? सब्सिडरी की फेयर वैल्यू। क्लियर है? ये ध्यान रखना। मैं क्यों आपसे पूछ रही हूँ सब्सिडरी की कि पेरेंट की? वो एग्जाम में कंफ्यूज करता है। वो पेरेंट का भी दे देगा और सब्सिडरी का भी दे देगा। अब हमको कंफ्यूजन होगा कि यार अपने को पेरेंट का निकालना है तो पेरेंट के शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे कि तो हमको किसका एनसीआई निकालना है? सब्सिडरी का। तो किसके शेयर प्राइस मल्टीप्लाई होना चाहिए? सब्सिडरी के। क्लियर? यस मैम। मैम ये निकलेगा फिर लेस क्या करेंगे? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। क्लियर है? तो मैम ये अमाउंट आएगा। पॉजिटिव आया मतलब गुडविल है, बैलेंस शीट में गुडविल करके लिखेंगे। यस और नो? नेगेटिव आया तो क्या करेंगे? बार्गेन परचेज है और बार्गेन परचेज मतलब 2 लाख रुपए देके 4 लाख की एसेट्स ले ली, फीलिंग प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? पीएनएल में। पर अभी हमने पीएनएल बनाया क्या? नहीं। तो पीएनएल में गया नहीं होगा। गया क्या? नहीं। तो अपन डाल देंगे। कहाँ डालेंगे? क्योंकि पेरेंट्स का प्रॉफिट कौन से वर्किंग नोट पे आता है? हमेशा ध्यान रखना जब सब्सिडरी का प्रॉफिट कम ज्यादा करना होगा तो कौन सा वर्किंग नोट लोगे? सब्सिडरी का प्रॉफिट कम ज्यादा। 2 4 तो सिर्फ एनसीआई है ना। सब्सिडरी का प्रॉफिट कहाँ लिखते हो? यहाँ लिखते हो ना, रिटेन्ड अर्निंग लिख रहे हो ना। तो मैम सब्सिडरी का प्रॉफिट कम ज्यादा करना है वर्किंग नोट, पेरेंट का प्रॉफिट कम ज्यादा करना है वर्किंग नोट 5। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको आज 0 डे पे क्लियर हो गया ना, अब मैं जितने एडजस्टमेंट बढ़ाऊंगी आपको दिख रहा है अच्छा पेरेंट का कम हो रहा है तो मैम वर्किंग नोट, और सब्सिडरी का कम हो रहा है वर्किंग नोट। डन? यस मैम। तो मैम गुडविल आई, बार्गेन गुडविल भी क्लियर हुई। तो क्या गुडविल इंपेयर हो सकती है? यस मैम। तो लेस सपोज ये गुडविल 1 लाख की थी, 20,000 इंपेयरमेंट हुआ, कितना? 20। तो डेबिट साइड 20 से कम की है। अब क्रेडिट साइड क्या कम करेंगे बताओ?
है। गुडविल डेबिट पे लिखते हैं, जब गुडविल कम की तो डेबिट साइड कम कर दी, अब क्रेडिट साइड भी तो कुछ कम करना पड़ेगा ना। रिटेन अर्निंग। मैंने परसों क्लास ली थी तो कौन सो रहा था और कौन जाग रहा था? परसों ली थी क्या मैम? नहीं, सॉरी, नरसों। मैम, गुडविल का इम्पेयरमेंट कैसे अलोकेट होता है वो डिपेंड करता है मैं एनसीआई कौन सी मेथड से रिकॉर्ड कर रहा हूं, यस और नो। इफ आई एम रिकॉर्डिंग एनसीआई विथ नेट एसिड मेथड तो पूरा इम्पेयरमेंट किसको मिलेगा? पेरेंट को। तो किसका प्रॉफिट कम होना चाहिए? तो मैम डेबिट करेंगे कौन सा वर्किंग नोट? देखो, वर्किंग नोट 5 इज अ क्रेडिट आइटम, नो। रिटेन अर्निंग लिख रहे हो, क्रेडिट आइटम है, उसको कम करना है तो डेबिट करोगे। और गुडविल डेबिट थी, कम करेंगे तो क्या करेंगे? डन। कितने से? मैम हमको तो ये याद ही नहीं रह रही है यार कि पेरेंट को देना है कब। तो अब ये वाली मेथड समझ लो। मैम फेयर वैल्यू मेथड है, तो फेयर वैल्यू मतलब फेयर, वर्ड आया फेयर, तो ये बोलती है फेयरली बांटना है। क्या बांटना है? बुक्स में कहीं नहीं लिखा है, ये आपको याद रखने का एक तरीका है कि फेयरली बांटना है। फेयरली बांटना है मतलब पेरेंट का 70% है और सब्सिडरी का अगर एनसीआई का 30 है तो पेरेंट को मिलेगा 70%, एनसीआई को मिलेगा, तो मतलब एनसीआई कितने से कम होगा? तो डेबिट करेंगे कौन सा वर्किंग नोट? वर्किंग नोट 4 कितने से? 20 का 30%, 6000। डेबिट करेंगे क्या? कितने से? और क्रेडिट करेंगे क्या? ये जनरल है, देखो, आप अभी जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करोगे ना, आपको एग्जाम्स में जर्नल एंट्री लिखने को नहीं आएगा, आई कंप्लीटली एग्री। बट अगर आप जर्नल एंट्री लिख लोगे ना तो आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या चीजें कितने से कम करना है। ठीक है, जब 3 4 5 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो अपने आप ये जर्नल एंट्री दिमाग में चलने लग जाएगी कि वर्किंग नोट 4 वर्किंग नोट 5 कम करना है या वर्किंग नोट 5 ही कम करना है। बट 2 3 क्वेश्चंस में ये जर्नल एंट्री लिखना, ताकि आपके ब्रेन में एक पिक्चराइजेशन चला जाए कि इसको ऐसे करना है। क्लियर? वर्किंग नोट 4। यस नचिकेत, पैसे मुझे दिए, मुझसे पूछो। सर गुडविल के बाद वर्किंग नोट 4 बनाते हैं एनसीआई। एनसीआई एट रिपोर्टिंग। हमको एनसीआई एट रिपोर्टिंग चाहिए, तो हमको अगर एनसीआई एट एक्विजिशन पता है और पोस्ट एक्विजिशन उसमें ऐड कर देंगे तो क्या एनसीआई एट रिपोर्टिंग मिल जाता है। तो मैम फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर और लेस क्या होगा? मैम आपने तो लेस तो कभी करवाया ही नहीं था। अरे तो गुडविल इम्पेयरमेंट भी तो अभी सिखाया है ना। तो ये वाला अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो ये इम्पेयरमेंट भी तो लेस होगा कि नहीं, यस और नो? तो मैम लेस क्या होगा किस केस में? जब हम एनसीआई को रिकॉर्ड करने के लिए फेयर वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे होंगे, यस और नो? विनायक, आया समझ में? मैम कुछ तो आ ही रहा है। मैम यस। एक बार ये रिपीट कर दीजिए प्लीज। यस, एक मिनट। मैंने जो लिखी है, मैंने नोट्स भेजे थे ना आपको।
यस, यही वाला खोलना था नचिकेत? कोई और वर्किंग नोट खोलना है कि यही खोलना है? कुछ गलत पढ़ा दिया क्या? नहीं हो सकता है यार, मैंने पिछली बार नोट्स में गलत एंट्री लिख दी, बच्चे बोले मैम आपने नोट्स ही गलत बनाए हैं। डन, अब समझ में आया? देखो रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट पे चलो कि मैम ये दो मेथड्स होती है और ऐसे इम्पेयरमेंट एलोकेट होता है। तो अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो ये वाला प्रॉफिट कम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ये अगर फॉर्मेट रट लिया ना तो क्या होगा आगे जाके, जब मैं आपको अभी आपको मैंने एक भी एडजस्टमेंट सिखाया क्या? अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मेट सिखाया कि हाँ इस वे में करना है। अभी आप कम से कम मान के चलो मेरे को भी 10 एडजस्टमेंट सिखाने हैं, 10 से ज्यादा है, मतलब हर में अलग अलग एडजस्टमेंट है, पर वो 10 एडजस्टमेंट सिखाऊंगी जो मैंने इसमें इंकॉर्पोरेट नहीं किए अभी। तो जब आप एडजस्टमेंट करोगे आपका फॉर्मेट फिर चेंज होएगा, मतलब रहेगा बेसिक फॉर्मेट यही, पर इसमें एडिशन डिलीशन वो चीजें होती जाएगी, इसलिए फॉर्मेट रटना नहीं है। क्लियर? यस मैम, मैंने आपको बोला कि इम्पेयरमेंट जब फेयरली मेथड से बटेगा तो दो जने का प्रॉफिट कम होगा। फेयरली बटेगा मतलब एनसीआई का भी प्रॉफिट कम होगा और ग्रुप रिटेन अर्निंग भी कम होगा उनके परसेंटेज ऑफ शेयर में, ठीक है? तो सिमिलरली ये इम्पेयरमेंट कब एनसीआई में जाएगा? जब कौन सी मेथड फॉलो कर रहे होंगे, और कितना जाएगा यहाँ पे? 6000। क्लियर है? देखो हमको मेरे को जल्दी जल्दी पढ़ाने की जल्दी नहीं है, अपने को जिस दिन लगे ना कि मैम हमको अब समझ में नहीं आ रहा, मेरे को प्लीज रोक देना। कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सैटरडे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हम सैटरडे पढ़ लेंगे, ठीक है? बट समझ में आना चाहिए। वर्किंग नोट ग्रुप, ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे? पेरेंट्स रिटेन अर्निंग्स है, इसमें क्या ऐड करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व पेरेंट का परसेंटेज, ठीक है? अब मैम इधर भी इम्पेयरमेंट माइनस होगा, ठीक है? अब इसमें तो दोनों ही केसेस में इम्पेयरमेंट माइनस होगा। कैसे? अगर नेट एसिड मेथड है तो 20,000 का इम्पेयरमेंट माइनस होगा, और अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो 14,000 का इम्पेयरमेंट माइनस होगा। बट इस केस में इम्पेयरमेंट तो माइनस होगा ही, अब वो अमाउंट का वेरिएशन आ जाएगा। यस और नो? मैम इसमें ऐड करेंगे क्या, बोलो? वेरी गुड। लेस करेंगे क्या? वेरी गुड प्रफुल्ल। मैम हमने डेफर्ड इंटरेस्ट सीखा था, अगर कंपनी ने डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया होगा? और अगर उसने किया है तो क्या आप इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करोगे? नहीं। अगर कंपनी ने डेफर्ड कंसिडरेशन लिखा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया होगा, पीएनएल में इंटरेस्ट चार्ज हो गया होगा, वैल्यू कम हो गई होगी, तो यहाँ कुछ करोगे? नहीं करेंगे। बट कंपनी ने लिखा ही नहीं डेफर्ड कंसिडरेशन, तो क्या वो इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। पर प्रॉफिट कम होना चाहिए ना उस इंटरेस्ट से, तो मैम माइनस करेंगे क्या? फाइनेंस कॉस्ट किसकी? डेफर्ड कंसिडरेशन की। यहां तक हम सेटल्ड है क्या? बार्गेन परचेस, 2 लाख की एसेट्स को 4 लाख पे खरीदा है, 4 लाख की एसेट्स को 2 लाख पे खरीदा, प्रॉफिट वाली फीलिंग है या नहीं? यहां तक सेटल्ड है क्या? अब आज कुछ एडजस्टमेंट सीखते हैं, ठीक है? आपको क्वेश्चन नंबर 3 में किसको डाउट था? यस, गुडविल का। ये वाले में टिवायू 3 नो, क्या डाउट है गुडविल में? किसका किसका किसका? हाँ, तो स्टार्ट करो। वर्किंग नोट गुडविल का स्टार्ट कहां से होता है?
सेल्स कंसिडरेशन से। सेल्स कंसिडरेशन की कैलकुलेशन नहीं आई क्या? देखो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था हाउ टू कैलकुलेट द सेल्स कंसिडरेशन। बाकी रेस्ट कुछ एडजस्टमेंट्स थे क्या? नहीं थे। ठीक है, अब उसने बोला है P acquired 60% of S on 1st July 2007 when the retained earning, ठीक है, P paid 5,000 in cash, तो मेरा पहला कंसिडरेशन हो गया कितना? 5,000. P also issued $2 shares for every 5 acquired in S. तो पहले मुझे नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड निकालने पड़ेंगे, यस और नो? यस मैम। सब्सिडरी के कितने शेयर्स हैं मैम? 5,000 शेयर्स हैं मैम। $1 का है मतलब नंबर ऑफ शेयर्स भी 5,000 होगा, यस और नो? ठीक है, और मैंने कितना परसेंट एक्वायर किया है? तो कितने शेयर्स एक्वायर किए मैम? 3,000 एक्वायर किए। वो बोल रहा है हर 5 के बदले मैं कितना दे रहा हूं? 2। तो हर 5 के बदले 2, कितने शेयर्स आ गए? 1,200 शेयर्स आए। अब मैम क्या शेयर्स से काम हो जाएगा? नहीं, हमने तो टर्म्स में निकालना पड़ेगा, मॉनेटरी टर्म्स में कितना है। तो उसने बोला है द मार्केट वैल्यू ऑफ पी शेयर्स वाज 1.8, मतलब मैंने कितने रुपए के शेयर्स दिए? पेरेंट के नंबर ऑफ, क्योंकि पेरेंट इशू कर रहा है तो शेयर प्राइस किसकी ली जाएगी? पेरेंट की कि सब्सिडरी की? पेरेंट की। कितना आया? 2160. सो कैन आई से मेरा शेयर कंसिडरेशन आया 2160, यस और नो? फिर उसने बोला है एग्री टू पे फर्दर 2,000 इन 3 years टाइम, मतलब उसने बोला है डेफर्ड कंसिडरेशन के मैं 3 साल बाद आपको कितना पे करूंगा? 2,000। मैम 3 साल बाद 2,000 पे करेगा, तो कैन आई से आई नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू टुडे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए रेट कितनी दे रखी है? सो 2,000 डिवाइडेड बाय 1.063 कितना आया? 1680। मैम हमको कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे आपने 1680 लिखा, आपने एक पता है क्या किया? जब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो इसमें से आपने 2,000 में से 2 कंपोनेंट अलग निकाल दिए। क्या? एक तो हो गया प्रिंसिपल और एक हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा पीएनएल में जाता है, तो प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हैं इसमें? 1680। और जो 1680 से जो 2,000 का गैप है ना, वो इंटरेस्ट है जो आप हर साल पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट डाल के करते जाओगे। तो पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट जाएगा और प्रिंसिपल जो पे कर रहे हैं वो तो डेफर्ड कंसिडरेशन आपके इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड योर सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, और जो 2,000 से लेके 1680 का डिफरेंस है वो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और आपका डेफर्ड कंसिडरेशन बढ़ाते जाओगे, ताकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आपको कितना पे करना है और लाइबिलिटी कितने की खड़ी की। तो आप हर साल जब इंटरेस्ट इसमें ऐड करते जाओगे तो 3 साल बाद आपको 2,000 की लाइबिलिटी दिखेगी आपकी बैलेंस शीट में टू पे। क्लियर? विकास, विकास, रोहित, आया समझ में? वे इज मानस गायब भी हो गया है क्या? आएगा ही नहीं क्या कभी? रोहित कौन है? अच्छा आप ही। सॉरी सॉरी सॉरी। पीएनएल में हर साल देखो, मैं आपको इसको टेबल बना के बताऊं। देखो, आपने फर्स्ट ईयर पे लाइबिलिटी कितने की रिकॉर्ड की और आपको 3rd ईयर पे लाइबिलिटी कितने की चाहिए? अब लाइबिलिटी बढ़ानी है कि कम करनी है? बढ़ानी है। पीएनएल में इंटरेस्ट चार्ज करोगे और क्रेडिट क्या करोगे? आपकी लाइबिलिटी। किसको बढ़ाओगे? डेफर्ड कंसिडरेशन को। लगाओ 1680 पे 6% इंटरेस्ट कितना आता है? 100 आया? 101। कितनी हो गई लाइबिलिटी? 1680 थी, आपने लाइबिलिटी बढ़ाई 101 से, क्या? क्लोजिंग लाइबिलिटी 178
1। सेकेंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना आया लाइबिलिटी का? अब इंटरेस्ट कितना 1781 पे लगेगा ना? कितना? 10। कितना आया क्लोजिंग? 1888। ठीक है, ये बना ओपनिंग, लगाओ 6%, 113, टोटल 2000 आ जाएगा। राउंड ऑफ का फर्क पड़ता है, मतलब 1, 2, 3, 10 रुपए तक का भी, तो वो आप इंटरेस्ट में डाल देना। सो समझ में आया? हर साल इंटरेस्ट लगाया, अल्टीमेटली 2000 रुपीज आपको लाइबिलिटी मिल गई ईयर एंड पे। अगर इसमें अब मैं 3 पार्ट में इसको स्प्लिट कर सकती हूँ। कैसे? दिस इज माय सेल्स कंसिडरेशन का पार्ट, ये वाला हर साल की फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, यस और नो? पीएनएल में जाएगा। फर्स्ट ईयर 101 पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट बुक होगी, सेकेंड ईयर में 107, थर्ड ईयर में 113। क्लियर? और मैम ये वाला मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा डेफर्ड कंसिडरेशन का मेरे बैलेंस शीट के बैलेंस में, यस और नो? आया? तो एक अमाउंट से आपने 3 चीजें निकाली, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसओएफपी, एसओपीएल में चार्ज, और सेल्स कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एम आई क्लियर एवरीवन? सक्षम, डाउट क्लियर हुआ? नचिकेत, आपको डाउट था? हाँ यस। मैम, ये जो टोटल फाइनेंस कॉस्ट आया है इंटरेस्ट वाला, यही वाला ऐड होता है यहाँ पे यस। वर्किंग नोट 5 में? हाँ, ऐड नहीं होता, ओके। लेस होता है। हाँ हाँ, लेस लेस। ओके। डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, सेटल्ड। नया टॉपिक पढ़े। नचिकेत, डाउट है? और परसिस्टेंट मत रखना डाउट को, अगर रहा ना तो कंसल्टेशन में आगे में जाके परेशानी आएगी। यस, पूछो। रिटर्न अर्निंग में से तो आप पीएनएल में डेबिट कर रहे हो इंटरेस्ट, तो पीएनएल में खर्चा बुक कर रहे हो कि इनकम? खर्चा, प्रॉफिट कम होना चाहिए। आपने प्रॉफिट, खर्चा बुक ही नहीं किया है, प्रॉफिट कम हुआ क्या? तो करना है तो क्या करना पड़ेगा? लॉजिक, यस और नो? विनायक अब इतना बोर हो चुका है आप लोगों के डाउट से कि वो ऊपर जो पौधे लगे हुए ना, ये जो नकली के, वो गिन रहा है कितनी पत्तियां है, फूल क्यों नहीं आ रहे हैं, पानी नहीं जा रहा है शायद इनको, है ना? तो फिर ऊपर क्या देख रहे थे? चिड़िया दिख रही है? मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। चलो, अब समझे? नया टॉपिक स्टार्ट करें। किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब जो मैं चीज सिखा रही हूँ ये थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है, दैट्स कॉल्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब एक बात समझो, ठीक है? पेरेंट है, सब्सिडरी है। पेरेंट का खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, सब्सिडरी का खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, यस और नो? क्या होता है? पेरेंट कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है, और कौन सा भी मॉडल फॉलो करता हो, क्या फर्क पड़ता है? पेरेंट अपनी बुक्स में जो भी एसेट्स रिकॉर्ड करता है उसके लिए वो कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है। इट्स मींस जिस वैल्यू पे उसने खरीदी थी और हर साल डेप्रिसिएशन लगाएगा, उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लिखता, यस और नो? ठीक है, अब उसके पास एक लैंड थी 1 लाख की, ठीक है? बहुत अच्छे से समझना, लैंड थी 1 लाख रुपए की, और उसकी फेयर वैल्यू मानो 2 लाख रुपए। जब मैं उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदने जाऊंगी, भले से उसकी बुक्स में लैंड 1 लाख रुपए की लिख रही है, बट वो वैल्यूएशन के हिसाब से पैसा लेगा, तो वो बोलेगा ना कि मेरी लैंड की 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए के हिसाब से पैसा दे, यस और नो? यस और नो? पर उसकी बुक्स में तो एसेट 1 लाख की है, आपने जब बैलेंस शीट देखी तब भी 1 लाख की दिख रही, वो चेंज करेगा क्या? वैल्यूएशन कुछ भी हो, मैं क्यों चेंज करूं? सब्सिडरी अपनी बुक्स में चेंज नहीं कर रहा है, बट पैसा 1 लाख के अगेंस्ट में ले रहा है कि 2 लाख के अगेंस्ट में? उसने बोला देख मेरा वैल्यूएशन इतना है, मेरी बुक्स में 1 लाख दिख रहा होगा, तू ले आ वैल्यूएशन को, वैल्यूअर को, और निकला ले। सो डू यू थिंक आप पैसा 2 लाख के हिसाब से दे रहे हो, बट उसकी बुक्स में लैंड कितने की दिख रही है? 1 लाख की। वो थोड़ी चेंज करेगा, वैल्यूएशन के हिसाब से बुक्स चेंज नहीं की जाती है। वैल्यूएशन आपने निकाला ना 2 लाख रुपए, आप 2 लाख के हिसाब से पैसा दो। अब आप एक बात बताओ, जब आप कंसोलिडेट करोगे, ठीक है, आपने पैसा 2 लाख के हिसाब से दिया है कि 1 लाख के हिसाब से?
2 लाख। तो 2 लाख। आप आपके शेयर होल्डर्स को ये बताना चाहोगे कि ये लैंड 2 लाख की है, कि ये बताना चाहोगे कि लैंड 1 लाख की है? मैम, जिस हिसाब से मैंने पैसा दिया है मैं उस हिसाब से लैंड दिखाऊंगा, भले से वो अपनी बुक्स में 1 लाख दिखा रहा हो। यस और नो? इस एडजस्टमेंट्स को बोला जाता है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। आपको क्वेश्चन दे देंगे कि जब आपने लैंड एक्वायर की तब उसकी वैल्यू इतनी थी, बट उस दिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, आप जब किसी चीज को एक्वायर करते हो तो आप उसको क्या करते हो? फेयर वैल्यू पे एक्वायर करते हो, ना कि उसकी बुक वैल्यू पे। बात समझ में आई? तो आपको मैम ये जो, यस मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। यस, आप जब भी किसी चीज को एक्वायर करते हो तो उसकी फेयर वैल्यू पे एक्वायर करते हो, ना कि उसकी बुक वैल्यू पे। आपने जब इसके शेयर्स एक्वायर किए होंगे तो आपने 1 लाख रुपए नहीं दिए होंगे लैंड के अगेंस्ट में। कितने दिए होंगे? 2 लाख। ठीक है, अब बात बहुत अच्छे से समझना, बैलेंस शीट में 1 लाख दिख रहा है कि 2 लाख? 1 लाख। तो जब आपने वर्किंग नोट 2 बनाई होगी, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? वर्किंग नोट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग एंड। आप बस ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आप जब भी सामने वाले को एक्वायर करोगे, जब भी सामने वाले का एक्वायर करोगे, किस पे करोगे? फेयर वैल्यू पे। हेलो, यस सर। ठीक है, आप जब भी किसी कंपनी को एक्वायर करोगे, किस पे करोगे? ये दिमाग में रखना, उसकी बुक्स में क्या आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपने ये नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी लिखी होगी, तो मैंने आपको तो क्या सिखाया था कि आप ये ले लेना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा हो उसकी नेट एसेट्स लिख लेना। यस और नो? तो जो नेट एसेट्स आप लिख रहे हो उसमें लैंड 1 लाख का था कि 2 लाख का था? 1 लाख का था। एट एक्विजिशन भी आपने जो नेट एसेट्स लिया है वो 1 लाख का था कि 2 लाख का था? 1 लाख का ही था ना। उसने जो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन की डिटेल दे रखी होगी, वो किसके बेसिस पे दे रखी होगी? इस बेसिस पे। यस और नो? तो क्या हमने तो मैम 2 लाख के हिसाब से पे किया है, तो मैं तो नेट एसेट्स में 1 लाख की इंक्रीमेंट करना चाहूंगा। यस और नो? क्योंकि मेरे शेयर होल्डर्स को मैं लैंड 1 लाख की नहीं दिखाऊंगा, 2 लाख की दिखाऊंगा। सो डू यू थिंक मुझे सब्सिडरी की नेट एसेट्स बढ़ानी पड़ेगी? यस और नो? यस और नो? यस मैम। यस यस, तो मैम यहां पे हम लिखेंगे, आपने यहाँ पे क्या लिखा था? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग लिखा था। यस और नो? यहाँ पे आप एक एडजस्टमेंट डालोगे विच इज कॉल्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। एट एक्विजिशन लैंड आपके हिसाब से 1 लाख की होनी चाहिए कि 2 लाख की? 2 लाख की। कितने की है? कितने से बढ़ाना है? तो कितने से बढ़ा दोगे? हो गई नेट एसेट्स अब आपके हिसाब से 2 लाख की। यस मैम। अब रिपोर्टिंग डेट पे भी लैंड इसकी बुक्स में कितने की लिखी हुई थी? आपके हिसाब से कितने की होनी चाहिए? तो बढ़ा दोगे रिपोर्टिंग डेट पे भी 1 लाख? मैम कोई फर्क ही नहीं पड़ा? हाँ नहीं पड़ा, बट यू हैव टू डू दिस एडजस्टमेंट। यस और नो? तो मैम हम, अब फर्क कहां पड़ेगा बैलेंस शीट में? कैसे? जब आप कंसोलिडेट करते हो, मैंने क्या सिखाया? P प्लस एस कर देना। अब P की कोई, सपोज P में लैंड थी 2 लाख की, तो आपने P की बैलेंस शीट से लैंड उठाई 2 लाख की, और इसकी बैलेंस शीट में लैंड कितनी दिख रही है?
अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया है ना लैंड को 1 लाख, क्योंकि नेट एसेट्स बढ़ाई ना 1 लाख की, तो एसेट्स बढ़ानी पड़ेगी ना कितने से। अब आपके शेयर होल्डर्स को दिख रही है लैंड 2 लाख रुपए की सब्सिडरी की, यस और नो। और लॉजिकली भी वही दिखनी चाहिए, क्योंकि हमने पैसा 2 लाख के हिसाब से दिया, ना कि 1 लाख के हिसाब से। मेरी बात समझ में आई? डन? यस। हाँ, जाना है। हाँ हाँ, यहां तक सेटल्ड हो? तो मैम कौन से केस में, यहां तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस 0 ही हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम ये लाइन डाले या ना डाले, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। अब अज्यूम करो, क्या अज्यूम करो, ये लैंड की जगह प्लांट एंड मशीनरी होगी। अज्यूम क्या होती है? प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान से सुनना, ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है? आप कहां पे हो? यहां पे आपने इस बिल्डिंग, इस चीज को एक्वायर किया था यहां पे, तो कैन आई से 2 साल पहले एक्वायर किया है, यस और नो? आपका ईयर एंड तो ये है, लॉजिक समझो, ये है एक्वायर कब किया, यहाँ पे। उसने बोला आपकी प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए की लिखी है यहाँ पे, लॉजिकली होने कितने की थी? फेयर वैल्यू उसकी 2 लाख है। एट एक्विजिशन आपको बढ़ाना था, मैम बढ़ा दिया 1 लाख रुपए से, और एट रिपोर्टिंग भी 1 लाख से बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, यस और नो? यस मैम। यहां पे उसने बोला इसकी लाइफ थी 5 इयर्स। कितनी थी लाइफ? जिस दिन आपने एक्वायर किया उसकी लाइफ कितनी थी? यहां तक सेटल्ड हो? डेप्रीसिएशन कितने पे लगा होगा? उसकी बुक्स में तो उसने 1 लाख पे ही लगाया होगा। डू यू थिंक अगर आप वैल्यू कर रहे हो 2 लाख, तो इस 1 लाख पे तो कभी डेप्रीसिएशन लगा ही नहीं, लगा क्या? सो व्हाट यू थिंक, लगाना तो पड़ेगा। अगर वो वैल्यू 2 लाख लिखता इसी दिन, तो डू यू थिंक 2 साल का डेप्रीसिएशन लगा रहा होता? उसने लगाया क्या? उसने 1 लाख पे डेप्रीसिएशन लगाया क्या? नहीं, नहीं लगाया। सो डू यू थिंक उस 1 लाख पे आपको डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा, यस और नो? 1 आप लाख पे मुझे एक लगा। बार वापस समझा दीजिए। आप ना इसको ये मान के चलो, इसको 2 लाख मत लो, इसको ले लो 3 लाख, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा, 1 लाख का वेरिएशन समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? जिस दिन आपने इसको एक्वायर किया उसकी बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी कितने का आ रहा था? लॉजिकली आपने पे कितने का किया? 3 लाख का। तो 3 आपने लाख। एट एक्विजिशन बढ़ा दिया कि यार मेरे को तो एसेट 2 लाख से बढ़ावा होना चाहिए था, और इधर भी बढ़ा दिया रिपोर्टिंग डेट पे 2 लाख से, यस और नो? बट लॉजिकली सोचो, इसने 1 लाख पे डेप्रीसिएशन लगाया होगा 5 साल तक, हमारे साल कितने कवर हो रहे? 2 साल, तो इसने 2 साल का डेप्रीसिएशन लगा होगा कितने पे? बट डू यू थिंक ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है 2 लाख का, क्या इस पे डेप्रीसिएशन लगा? अगर आप वैल्यू बढ़ा रहे हो तो भाई उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी डालोगे ना, यस और नो? तो मैम 2 साल का डेप्रीसिएशन नहीं लगा है, हम लगाएंगे। हमारे हिसाब से यहाँ पे वैल्यू है 3 लाख, और इस पे इतने 2 साल का डेप्रीसिएशन लगना चाहिए, यस और नो? कितने पे डेप्रीसिएशन लगा लिया? 1 लाख। तो डिफरेंस बचा कितना? 2 लाख पे 2 साल का डेप्रीसिएशन लगना चाहिए, यस और नो? लाइफ कितनी है, तो कितना डेप्रीसिएशन का अमाउंट आया? 40 कैसे आएगा? 40 आएगा? 40,000। तो मैम ये डेप्रीसिएशन हमने नहीं लगाया है, हमने ना 2 लाख से एसेट का वैल्यू बढ़ाया था, और ना 40,000 का डेप्रीसिएशन लगाया है, यस और नो? बोला था मैंने कि 40 नहीं होगा। अरे पर आपने 2 साल पहले एक्वायर किया है, तो 2 साल का डेप्रीसिएशन नहीं लगाया, लगाना पड़ेगा, यस और नो? तो मैम यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के एसेट्स का वैल्यू बढ़ाया 2-2 लाख से, बढ़ा दिया, यस और नो? अब डेप्रीसिएशन लगाना है, तो लेस क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन लगता है तो प्रॉफिट कम होता है कि बढ़ता है?
तो लेस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। अब बात ये आती है डेप्रीसिएशन यहाँ माइनस होगा कि यहाँ माइनस। रिपोर्टिंग क्यों मैम, इस दिन तो वैल्यू बढ़ाई है, इस दिन तो वैल्यू बढ़ाई है, तो उसी दिन से थोड़ी डेप्रीसिएशन लग जाएगा, अब उसके आने वाले सालों में लगेगा, यस और नो। तो डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा, कितना। मैम यहाँ पे 2 साल का क्यों ले लिया, बिकॉज बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है, नॉट फॉर दी पीरियड। अगर पीरियड की बन रही होती तो सिर्फ 1 साल का डेप्रीसिएशन डालते। अब अभी तक का बोला है ना उसने, आज तक का लगाना है, तो आज तक 2 साल का नहीं लगाया, तो 2 साल का डेप्रीसिएशन लगा दिया, यस और नो। बात समझ में आई? यस, वापस एक्सप्लेन करूँ? मैम प्लीज वापस समझाइए। यहां तक सेटल्ड हो 2 लाख तक। यस मैम। मैम एसेट्स का वैल्यू 2 लाख बढ़ाया, आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो कि हाँ 2 लाख से हमारी बुक्स बढ़नी चाहिए, 2 लाख से हमारा नेट एसेट्स बढ़ना चाहिए, तो उस 2 लाख की वजह से खर्चा भी तो हुआ ना, आपने डेप्रीसिएशन नहीं डाला। डाला क्या पीएनएल में उस 2 लाख का, जब एसेट्स का वैल्यू ही नहीं बढ़ाया तो उससे रिलेटेड डेप्रीसिएशन भी नहीं गया, नहीं गया। यस मैम। तो मैम कितने साल का डेप्रीसिएशन नहीं गया, 2 साल का। तो 2 साल, क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है कि फॉर द पीरियड बनती है, फॉर एज ऑन डेट बनती है। अब एज ऑन डेट बनती मतलब आज तक का इंपैक्ट देना है, तो आज तक में आपने कितने साल का डेप्रीसिएशन नहीं डाला, 2 साल का डालेंगे। अमाउंट निकाला 80,000। अब क्वेश्चन आता है कहाँ डालेंगे, तो मैम एट एक्विजिशन तो वैल्यू बढ़ाई है, जिस दिन बढ़ी हुई वैल्यू पे उसी दिन से लगा देंगे डेप्रीसिएशन के, उसके बाद से लगता है, तो मैम उसके बाद आ गए, इसलिए यहाँ पे 80,000 का डेप्रीसिएशन लगाया, यस और नो। आया समझ में? तो मैम जो फेयर वैल्यू से हम एसेट्स का वैल्यू बढ़ाते हैं वो तो दोनों जगह बढ़ता है, बट डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट कहाँ जाता है। मैम ये वर्किंग नोट 2 में क्यों दे रहे हैं, बिकॉज किसकी एसेट बढ़ाई, सब्सिडरी की, तो सब्सिडरी की ही नेट एसेट्स बढ़ेगी, और सब्सिडरी की ही एसेट बढ़ाई तो उसका डेप्रीसिएशन पेरेंट में थोड़ी डालोगे, सब्सिडरी में ही डालोगे ना, यस और नो। दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। मतलब जैसे कैसे होगा पता है, समटाइम सब्सिडरी की बुक में कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं होगी, जैसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, हम बैलेंस शीट में लिखते हैं क्या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, नहीं, कहाँ लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। अब सामने वाले ने, मैंने उसकी एक लाइबिलिटी जो नोट्स टू अकाउंट में मेंशन है, पर मैंने उसके लिए उसको 2 लाख रुपए दिए हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या, जो लाइबिलिटी छोड़ो, उसके पास कोई एसेट था जो उसने उसकी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर रखा है, बोले यार क्या ही रिकॉर्ड करो, छोड़ दिया, पर मैंने उसको उस एसेट का पैसा दिया है, तो बुक्स में 0 है वैल्यू, यस और नो, बट मैंने उसको पैसा दिया है, तो डू यू थिंक आई हैव टू रिकॉर्ड दैट एसेट, बिकॉज मेरे शेयर होल्डर को पता होना चाहिए मैंने ये एसेट्स की फेयर वैल्यू निकाली है और उसका पैसा दिया है। सपोज मैंने उसका 1 लाख रुपया दिया, तो आपके लिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना हो गया, 1 लाख, वैल्यू 0 थी, आपने उसको बढ़ाया कितने से, तो मैम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना आ जाएगा, 1 लाख। और जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो एक नई एसेट रिकॉर्ड कर देंगे सब्सिडरी की, और उसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, 1 लाख। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इट्स मीन्स दैट आप जब भी सब्सिडरी को एक्वायर करोगे तो फेयर वैल्यू पे एक्वायर करोगे, अगर उसकी बुक्स में नहीं लिखी हुई है तो आप उतने से बढ़ा के उसकी नेट एसेट्स लिखोगे। समझ में आई? IFRS 13 requires that subsidiary assets, देखो अभी हमने सुना है
तो हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। जब आप ये वाला एडजस्टमेंट इतना कॉमन है कि आपको हर दूसरे तीसरे क्वेश्चंस में दिखेगा, तो जब हम 2-3 बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको अपने आप समझ में आएगा कहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखना है, कितने सालों का लिखना है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा। सो डोंट जंप टू द कंक्लूजन कि हमको समझ नहीं आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद अपने आप रिटेन हो जाएगा। रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट वाइज लॉजिक वाइज ही कर लोगे। बात समझ में आई? आज गले दुखने लगे, आज जोर से बोल रही हूँ क्या मैं थोड़ा, या स्पीड से बोल रही हूँ? वॉइस लाउड भी हो सकती है और हो सकता है 3 घंटा परसिस्टेंट हो गया ना। Requires that subsidiary assets and liabilities are recorded at their fair value for the purpose of calculation of goodwill and production of consolidated accounts. मैम goodwill, अरे जब आप net assets at acquisition fair value adjustment दोगे तो बढ़ेगा ना? Yes or no? Adjustment will be therefore required where the subsidiary's financial statement, कब adjustment करना पड़ेगा? जब subsidiary ने उसके financial statement में नहीं show कर रखा है, मतलब उसने लैंड प्लांट एंड मशीनरी अभी भी 1 लाख पे ही रिकॉर्ड कर रखी है, जबकि हमने उसको 3 लाख पे की है। अगर वो 3 लाख पे लिख देती तो क्या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होता? कोई डिफरेंस ही नहीं आता। हमने 3 लाख दिए, उसने भी 3 लाख लिख रखे हैं। एडजस्टमेंट कब होता है? उसने अभी भी 1 लाख पे रिकॉर्ड कर रखा है और हमने पे कितना किया उसको, तो आप 3 लाख डिफरेंस लोगे, क्योंकि एक तो उसने रिकॉर्ड कर ही रखा है, तो एक तो आपको कुछ काम का ही नहीं, 2 का डिफरेंस है। क्लियर? Adjustment will therefore be recorded when the subsidiary's financial statement do not reflect the fair value of assets and liabilities. Clear? किसमें adjust करोगे? To bring the net assets to the fair value at acquisition date, taking into account any subsequent effect will have to the on year end position. This will ensure that fair value of net assets is carried through the goodwill and non-controlling interest by calculation. जब post acquisition करोगे तो अपने आप impact आ जाएगा। Yes or no? Share capital reserves, fair value adjustment दोनों जगह हो जाएगा। फर्स्ट टाइम तो दोनों जगह ही करोगे, और बाद में डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट। डन? यस और नो? ये इस पे बेसिस पे मत करना कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, आपके केस में प्लस हो जाएगा। नहीं, माइनस ही होगा। ये माइनस का है और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा ना। यस और नो? कभी कंफ्यूजन होना तो आप सबसे बेस्ट तरीका होता है इसमें से इसको माइनस कर लोगे तो आपका ये टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। तो अगर आपको पर आइटम एडजस्टमेंट करके निकालना आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो पोस्ट एक्विजिशन ही आएगा, है ना? तो कभी अगर ये समझ नहीं आए कि यहाँ पे डेप्रीसिएशन माइनस होगा कि प्लस होगा, तो सिंपल सा इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, वो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कहलाता है। डन? At the reporting date, makes the adjustment on the face of statement of financial position when adding together assets and liabilities. जैसे P plus S किया और फिर यहाँ पे क्या करोगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का जो भी डिफरेंस है वो भी ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे P plus S होगा, एसेट कितने से बढ़ेगा? 2 लाख से, और कम कितने से होगा? नहीं, तो आप रिवैल्यूएशन करो या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, बात तो सेम ही है ना, पर उसने रिवैल्यूएशन थोड़ी किया। डिड सब्सिडी टू रिवैल्यूएशन? आप समझ रहे हो? रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, क्योंकि व्हेन यू डू द रिवैल्यूएशन उसका एक रिजर्व बनता है एंड दैट रिजर्व इज नॉट अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट। सब्सिडरी ने रिवैल्यूएशन किया क्या? अगर सब्सिडरी रिवैल्यूएशन करती तो उसकी बुक्स में अपने आप एसेट्स का वैल्यू बढ़ा हुआ होता। यस और नो? सब्सिडी डोंट डू दैट। सब्सिडरी ने नहीं किया है, इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। हमने एडजस्टमेंट किया है, क्योंकि अगर आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व कर दिया तो सब्सिडरी की बुक गलत कहलाएगी कि यार उसने तो दिखाया ही नहीं रिवैल्यूएशन। सब्सिडरी के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा क्या रिवैल्यूएशन?
इसीलिए। डन, समझ में आया? तो मैम हमने एसेट्स की वैल्यू कितने से बढ़ाई? पर डेप्रीसिएशन से कम की थी क्या? नहीं, तो -80,000 डेप्रीसिएशन का, यस और नो? तो एसिड में पेरेंट प्लस सब्सिडरी प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 2 लाख और 80,000 से एसेट का वैल्यू कम होगा, यस और नो? परचेज नहीं की है, पूरा ही खरीदना सब्सिडरी को 60%। तो उसमें ये हुआ कि लाइक वो जो वैल्यूएशन दिखा रहे वो एसेट थी वो उन्होंने पुराने टाइम पे रखता है, लेकिन पेरेंट ने अपडेट कर दिया उसके बेसिस पे जो पेरेंट अपनी बुक्स में अपडेट करना चाहता है, क्यों? ऑब्वियसली उसके शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि वो जो जितना अमाउंट पे करके आ रहा है वो फोकट का नहीं पे करके आ रहा है, भाई उतने की एसेट मिली है। आप जब भी कंपनी बेचेगी, उस सब्सिडरी जब भी अपनी एसेट्स बेचेगी तो उसको 1 लाख मिलेगा कि उसके बदले 3 लाख मिलेंगे? 3 लाख मिलेंगे ना, तो 3 लाख पे 60% राइट मेरा है, तो मेरे शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि भले से उसने 1 लाख दिखा रखा है, वो उसकी मर्जी है, पर मैंने 3 लाख का पैसा दिया है तो मेरी बुक्स में मैं 3 लाख करके दिखाऊंगा। ठीक है? अब माना, अब उसने एसेट का वैल्यू नहीं बढ़ाया था तो हमने बढ़ा दी, पर उसने डेप्रीसिएशन भी नहीं लगाया तो हमने लगाया, तो आपकी उस वैल्यू से डेप्रीसिएशन की वैल्यू से एसेट कम होना चाहिए ना, इसीलिए आपने एसेट बढ़ाया। कितने से? 2 लाख से बढ़ाया आपकी बैलेंस शीट में एसेट, और उसने डेप्रीसिएशन से कम भी कर दिया 80,000 से। समझ में आया? मतलब एक बात ये हुई कि आपने 2 लाख के एसेट रिकॉर्ड ही नहीं की थी, आपने रिकॉर्ड भी की और उस पर लगने वाला डेप्रीसिएशन भी चार्ज किया, यस और नो? Fair value adjustments could include adjustment to recognize assets such as a property. This may also be intangible assets that are not recognized in the subsidiary's financial statement due to being internally generated. क्या हुआ? हमने इंटेंजिबल एसेट सीखा था, हमने सीखा था कि जो भी इंटरनल जनरेटेड एसेट्स होती है हम उसको नहीं रिकॉर्ड करते, सीखा था? यस मैम। अब सपोज पेरेंट ने जब एक्वायर किया तो भाई मैंने उसको उसकी ब्रांड इमेज के लिए पैसा दिया, उसने नहीं रिकॉर्ड कर रखा है, पर मैंने दिया ना, तो मेरे लिए एक इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट हुआ ना, ब्रांड, यस और नो? तो मैं अपनी बुक्स में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में वो एसेट रिकॉर्ड करूंगी, और जब मर्ज करूंगी तब एक एसेट रिकॉर्ड करूंगी, ब्रांड इमेज। एम आई क्लियर? भले से उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं, मैंने कहा ना उसकी बुक्स में नहीं था तो 0 था, और मैंने रिकॉर्ड किया है तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी, यस और नो? क्वेश्चंस करेंगे, आएगा समझ में? यहां तक लॉजिक बैठा क्या? आप सारी एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, अगर उसकी बुक्स में नहीं भी रिकॉर्ड है एसेट और आपने उसके लिए पे किया है तो आप उस एसेट को रिकॉर्ड करोगे। समझ में आया? ये पढ़ लो यार, रुको मत पढ़ो, क्वेश्चन करो। कोई टाइम बचा है क्या? 1:30 तक है ना सेशन, कि 1 तक है? कितने मिनट है? कोई बात नहीं, वहां तक तो समझ लेते हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तक, और बाकी आप क्वेश्चन करके आओगे। क्यों? बिकॉज गुडविल सेम है, एनसीआई सेम है और रिटर्न अर्निंग सेम है। पढ़े क्वेश्चन? Peppermint acquired 80% of share capital of Spearmint। अब एक बात बताओ, 80% है तो एनसीआई कितना? 20। कब एक्वायर किया? 2 साल पहले। When the reserves of Supermint stood at 125,000, उसने बता दिए हैं 125,000 जब एक्वायर किया था। कौन से वर्किंग नोट में काम आती है? 2 में लिखते हो ना, एट एक्विजिशन। चाहिए रिटेन्ड अर्निंग, यस और नो? Peppermint पेड इनिशियली कैश कंसिडरेशन, कितना दिया कैश? थाउजेंड्स में चलाते हैं, ठीक है? एंड नहीं, एडिशनली मतलब उसने और भी कुछ सेल्स कंसिडरेशन दिया है, यस और नो? पेपरमिंट इश्यूड कितने शेयर्स? अब उसने ये नहीं बोला है कि हर 5 के बदले 2 शेयर दूंगा, उसने बता दिया कितने शेयर्स इशूड किए। विथ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 एंड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 1.8, कितने हुए बताओ? कितने रुपए का शेयर दिए? 36,000 3600। हाँ मतलब 1000।
3,60,000 है ना, तो 360 डन, यस और नो। शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा? 2 से। और 0.8 का जो 160 है वो कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम। क्लियर है ना ये तो? ओके। It was also agreed that Pepermint would pay further 500,000 in a 3 years time. Can I say deferred consideration भी है? कितना? मैम इसने डायरेक्ट फैक्टर दे दिया है 0.75, तो क्या करना है? 500 मल्टीप्लाई बाय 0.75 कितना आया? 3। 375। ठीक है, कितना कंसिडरेशन आया? 173। The shares and deferred consideration have not yet been recorded. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैम नहीं रिकॉर्ड किया है तो कोई बात नहीं, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे 360, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बढ़ा देंगे। यस यस मैम। मैम डेफर्ड कंसिडरेशन ऐड कर देंगे और इसका इंटरेस्ट भी वर्किंग नोट 5 में चार्ज कर देंगे। आपको पता है पर इंटरेस्ट कितने सालों का चार्ज करोगे? क्यों? 2 इयर्स एगो एक्वायर किया है। अब रिटेन अर्निंग में तो हर साल का प्रॉफिट ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट फॉर द पीरियड या एज ऑन डेट। अब एज ऑन डेट तो जब उसने 2 साल पहले ही डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं लिखा है, तो कहना है से उसने 2 साल का इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया होगा। यस और नो? तो डेफर्ड कंसिडरेशन का इंटरेस्ट कितने सालों का जाएगा? 2 साल का। पर ये मत करना कि 375 इंटू 10% मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया। टेबल बनेगी 375 इंटू 10% क्लोजिंग बैलेंस, देन ये ओपनिंग और देन इंटरेस्ट, एंड देन ये दोनों इंटरेस्ट कहाँ जाएंगे? वर्किंग नोट। लॉजिक बैठ रहा है या नहीं? मैम यस राधिका, एक बार बता दीजिए, समझ नहीं आया। मेरी बात सुनो। ठीक है, 3 साल बाद पेमेंट करना है। 3 साल का ही बोला ना? 3 इयर्स टाइम में पेमेंट करना है। पेमेंट 3 साल बाद करना है। पर कितने साल हो चुके हैं? आप यहां खड़े हो और आपने डेफर्ड कंसिडरेशन कहाँ लिखा होगा? यहाँ पे लिखा ही नहीं तो क्या इंटरेस्ट चार्ज किया होगा? तो कैन आई से 2 साल का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब आपने डिफर्ड कंसिडरेशन कितना लिखा था? ये लिखा था 375, नहीं सॉरी कितना था? हाँ 375 ही था, इतना है। अब ऐसा मत करना कि इस पे 10% लगाया और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, जो इंटरेस्ट का अमाउंट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर साल इंटरेस्ट चेंज होता है, तो कैसे होगा? मैम फर्स्ट ईयर 375 पे कितना इंटरेस्ट लगा? 338। यस और नो? तो क्लोजिंग कितना आया? अब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कितना कितना आया? 454। सो मैम हमारी बैलेंस शीट में डेफर्ड कंसिडरेशन जाएगा 454 का। आज इतना ही होना चाहिए बैलेंस, अगर करते सही तो इतना ही होना था। यस मैम। प्लस इंटरेस्ट कितना चार्ज नहीं किया फर्स्ट ईयर में? 38 का। क्योंकि देखो एक बात समझो, आप रिटेन्ड अर्निंग ले रहे हो, आपने प्रॉफिट नहीं लिया है। रिटेन्ड अर्निंग मतलब हर साल का प्रॉफिट ट्रांसफर होके आया है। जब पिछले साल का प्रॉफिट आया होगा उसमें 38 कम नहीं किया होगा, तो करो उस प्रॉफिट को कम। प्लस इस साल का जो प्रॉफिट आया होगा उसमें कितना नहीं आया होगा? 41 कम नहीं हुआ होगा, तो करो। तो मैम ये दोनों इंटरेस्ट कहाँ जाएंगे? वर्किंग नोट 5 में। बात समझ में आई? लॉजिक क्लियर है? डन? यस। हाँ 375 का 10%। डन? आया समझ में? राधिका समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, स्टिल मैं कोई कंपल्शन नहीं है,
आप कोशिश करना घर पे, आपने बस कोशिश भी कर ली ना तो मेरे लिए बहुत विन विन सिचुएशन हो जाएगी, हम वापस समझ लेंगे नहीं आया तो। डन? क्या यहां तक सेटल्ड है? चल, अब below are the statement of Peppermint 31st December 2004. तो can I say my financial year is 1st January to 31st December 2004? मैम नेट एसेट्स दे रखी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इज 1000। ऑब्वियसली उसने सिर्फ क्या लिखा है? सिर्फ कैश का इन्वेस्टमेंट लिखा है, शेयर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं, शेयर्स का इन्वेस्टमेंट प्लस डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं लिखा है। हम गुडविल के कैलकुलेशन में 1735 कंसिडर करेंगे कि 1000। डन? इन्वेंट्रीज दे रखे, रिसीवेबल्स दे रखे, कैश दे रखा है, कोई अनयूजुअल आइटम? इक्विटी में शेयर कैपिटल्स और रिटेन अर्निंग कुछ अनयूजुअल? नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज कुछ भी अनयूजुअल? नो। बैलेंस शीट बहुत सिंपल सी दे रखी है। अब उन्होंने ये कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है? कंसोलिडेशन ऐसा होता है, आपको पूरा एक बैलेंस शीट दे दिया होता है दोनों का, और ऐसे एडजस्टमेंट दे दिए होते हैं, आपको ये एडजस्टमेंट उसमें इनकॉर्पोरेट करके आपकी पांचों वर्किंग नोट्स कैलकुलेट करने हैं और बैलेंस शीट बनानी है, बस। मैम बस बहुत सिंपल है, अभी करोगे ना, 4 क्वेश्चन कर लिए, पांचों से बोलोगे मैम ऐसा लग रहा है सब में सेम टू सेम है। जब आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना स्टार्ट किया होगा, सिग्नल समझ में आए थे क्या? रेड, ग्रीन, येलो, अलग अलग। फर्स्ट सिग्नल रेड दिखा, सब रुके, अपने को समझ में आया रुकना है। सेकेंड सिग्नल पे गए, ग्रीन दिखा, सब चल रहे, हम चले। थर्ड पे येलो चलता है ना, ऑरेंज क्या बोलते हैं, ऑरेंज, तो ऑरेंज मेरा रेडी, बस भगानी है। अब जब चौथे सिग्नल पे गए तो दिक्कत हुई क्या? तो इट मींस अब 10 एडजस्टमेंट है, जब 10 एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन कर लिए, तो क्या जब 11वें में ये एडजस्टमेंट आएंगे तो दिक्कत आएगी क्या? नहीं आई। पर वो 10 तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि हम नया सीख रहे हैं। चलो, हमारा पार्ट फर्स्ट पे ही कंप्लीट हो जाएगा। एट एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ सुपरमैन प्लांट, ये जो प्लांट है 1500 का मेंशन है, exceeds its carrying amount by $200,000. इट मींस उसकी फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 1700 होनी चाहिए थी, है मतलब एट एक्विजिशन 1700 थी, पर कितनी ली इसने? तो आपका फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना हुआ? 200 से बढ़ाना है, यस और नो? यस मैम। एंड द प्लांट हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एट दिस डेट। जिस दिन आपने एक्वायर किया था उस प्लांट की रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 5 साल थी। देखो, वर्किंग नोट कौन सा बनेगा? 2। डन? यस मैम। एट एक्विजिशन कितनी दे रखी है? पहले तो देखो क्या क्या लिखना है, ठीक है? एट एक्विजिशन उसने बोला है कितना था? अरे क्या हो रहा है आज? ठीक है, कुछ अलग? यही बोला है ना उसने? यस मैम। एट रिपोर्टिंग कितना है? एट रिपोर्टिंग कितना है? ठीक है, कुछ अलग? नहीं। यहाँ पे अज्यूमिंग के शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं आया। यस मैम। उसने बोला है जिस दिन आपने एक्वायर किया था तब प्लांट की जो वैल्यू लिखी गई है और उसकी फेयर वैल्यू में 2 लाख का डिफरेंस है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना हुआ? 2 से बढ़ाना है, बढ़ाना है तो प्लस करेंगे, यस और नो? नेट एसेट्स बढ़नी चाहिए मैम, प्लस किया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। एट एक्विजिशन बढ़ाना है और एट, यस मैम। पर मैम उसने जिस दिन हमने एक्वायर किया था उस एसेट्स की लाइफ थी 5 साल। सो डू यू थिंक ये जो 200 रुपए बढ़ाए हैं उस पर डेप्रीसिएशन लगा क्या? नहीं लगा। लगाना पड़ेगा? यस मैम। मैम 200 है, लाइफ कितनी है, पर कितने साल पहले एक्वायर किया था?
तो 2 साल का डेप्रीसिएशन नहीं लगाया है 80। सो मैम कैन आई से यहाँ पे लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, क्यों एक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज एक्विजिशन में तो बढ़ाया है, उसका बढ़ेगा का तो डेप्रीसिएशन रिपोर्टिंग तक लगेगा, यस और नो। हो गया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे 1500 पेरेंट का, 1500 सब्सिडरी का, और फिर कितने से बढ़ाई एसेट, बड़ी हुई दिखनी चाहिए ना, 200 से बढ़ाई, और घटाई कितने से, बात समझ में आई। दिस इज हाउ वी प्रेजेंट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन एडजस्टमेंट प्लस इन वर्किंग नोट्स प्लस बैलेंस शीट। समझ में आया? अगर ये बोलता कि 1 साल पहले एक्वायर किया तो कितने साल का डेप्रीसिएशन जाता, 1 साल का। क्यों इतने सालों का डाल रहे हैं, बिकॉज मैम हम एज ऑन डेट देखना चाहते हैं, 2 साल पहले बढ़ाया तो डेप्रीसिएशन लगता ना, तो 2 साल का लगा दिया, यस और नो। ठीक है। फॉर मेनी ईयर्स सुपरिटेंडेंट हैज बीन सेलिंग सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम। अब देखो नया एसेट, Spearmint had been selling some of its products under the brand name, मतलब उसका एक बिजनेस था सब्सिडरी का, वो एक ब्रांड नेम के में बेच रहा था, विच इज कॉल्ड मिंट फ्रेश। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने एक्वायर किया, द डायरेक्टर्स ऑफ पिपरमिंट वैल्यू दिस ब्रांड एज 250,000 विद द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 years। इट्स मींस दैट मैं एक जो हमारी सब्सिडरी थी वो एक ब्रांड इमेज में बेच तो रही थी, पर उसने उस ब्रांड को कभी अपना एसेट रिकॉर्ड नहीं किया। किया क्या? उसकी अगर एसेट होता तो यहाँ पे एक इंटेंजिबल एसेट आती ना, यहाँ पे नहीं थी, उसने रिकॉर्ड नहीं किया। पर जब मैंने उसको एक्वायर किया, खरीदा मैंने, तो मैंने बोला यार देख मैं तेरे को 2.5 लाख रुपए दे रहा हूं, वो सिर्फ इस ब्रांड की वजह से, इस किसकी वजह से, इस माइंड फ्रेश की वजह से। सो व्हाट यू थिंक, क्या हमको ये एसेट लिखना पड़ेगा? हमको फेयर वैल्यू पे लिखना है, तो मैम हमने कितना दिया, और इसने क्लियर लिखा है द ब्रांड इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट, मतलब उसने नहीं लिखा है, तो बुक्स में 0 और फेयर वैल्यू इज 2.5 लाख, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना हुआ? सो कैन आई से मैं यहाँ पे एक एसेट बढ़ाऊंगी कितने की, ठीक है, दोनों जगह बढ़ेगी, एट एक्विजिशन और एट, यस और नो। और जिस दिन मैंने एक्वायर किया उसने बोला उसकी लाइफ थी 10 years, तो डू यू थिंक 2 साल का मैंने डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन बोल दो नहीं लगाया होगा? लगना चाहिए, यस और नो। सो मैम हम करेंगे इसमें लेस। मैम डेप्रीसिएशन लेस क्यों कर रहे हैं भाई, आपका प्रॉफिट कम ही करेगा ना, वो डेप्रीसिएशन से प्रॉफिट कम होता है ना। उल्टा हो सकता है क्या कि हमारी बुक्स में 11 लाख की लिखी, मतलब 10 लाख की है, और मैंने तो उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख ही आकी है, पॉसिबल है ना। मेरी बुक्स में आ रही थी 10 लाख की, पर उसकी फेयर वैल्यू तो 5 लाख ही है। सो डू यू थिंक वो एडजस्टमेंट अब एसेट्स का वैल्यू बढ़ाओगे कि कम करोगे? कम करोगे ना। आपकी बुक्स में एसेट्स की वैल्यू 10 लाख लिखी है, आपने उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख आकी है, तो आपको एसेट्स को 5 लाख से कम करना है कि बढ़ाना है? कम करना है, तो आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में माइनस कर दोगे, यस और नो। और उस पे 5 लाख पे डेप्रीसिएशन लगा हुआ था ना, हटाना पड़ेगा, तो डेप्रीसिएशन ऐड करोगे कि लेस? ऐड कर देंगे। समझ में? उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सीधा ही हो। कितना आया डेप्रीसिएशन, किधर लिखो, एट एक्विजिशन के एट, डन। बस अब ये टोटल लगा लेना। अब या तो फिर इसका टोटल लगा के ये टोटल लगा के ले लो, या फिर ये टोटल में से ये टोटल माइनस कर दो, दोनों का आंसर बोथ आर सेम, टोटल दोनों का सेम आएगा। डन, यस और नो। तो इसमें हमने दोनों चीजें पढ़ ली कि अगर कोई एसेट नहीं लिखी हुई है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका बैलेंस शीट में क्या जाएगा, मैम हम एक इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे कितने की, 250 माइनस 200। जब आप ये लिखोगे ना तो आपकी बैलेंस शीट मैच होगी, क्योंकि आपने इधर नेट एसेट्स बढ़ाया है,
तो आपको बैलेंस शीट मैच करने के लिए एसेट अपनी बैलेंस शीट में दिखानी ही पड़ेगी। डन। Yes, ma'am. इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड इज अ टेंजिबल एसेट, क्या इनटेंजिबल एसेट है, आप इनटेंजिबल एसेट करके दिखा दो। समझ में आया? कंसोलिडेटेड गुडविल, अरे यार ये अच्छा, ये कहा कंसोलिडेटेड गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 258,000। आप जब गुडविल का कैलकुलेशन करोगे, आएगी गुडविल, उसको इम्पेयर कितने से करोगे? इसने बाय बोला है, अगर 2 होता तो उन दोनों के डिफरेंस के हिसाब से इम्पेयरमेंट करते। मतलब बाय मतलब इतने से हुआ है, 2 मतलब वहां तक हुआ है। क्लियर है ना? आज हाँ नहीं बोल रहे अपन, कोई बात नहीं। आप ये देखो, कंपलसरी नहीं है, करके आना क्वेश्चन, बस एक बार प्रैक्टिस करके आना। मैं वापस एक्सेल पे कराने को रेडी हूं, एक बार कोशिश तो करना कि ये एडजस्टमेंट आया या नहीं। ठीक है। द पीपरमैन ग्रुप, अब मैम ये इम्पेयरमेंट 258 का कैसे बटेगा? गुडविल तो पता है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल लिख देंगे, बैलेंस शीट मैच। अब गुडविल कम कर दी तो डेबिट साइड कम किया है तो क्रेडिट साइड कुछ तो कम होना चाहिए, यस और नो? अरे जैसे मैंने बोला कि मैं आपकी जैसे सब आपकी फीस है 1 लाख रुपए, मैंने कहा आई कैन इंक्रीज बाय 20,000, तो मतलब क्या हुआ, मैं 20,000 से कम कर सकती हूँ। और मैंने बोला आई कैन इंक्रीज टू 20,000, मतलब मैं 20,000 तक कम कर सकती हूँ। मतलब आपका कम कितना, क्या 80,000 कम कर दिया ना? समझ में आया? 2 मतलब वहां तक और बाय मतलब उतने तक। ओके। पीपरमैन ग्रुप वैल्यूज नॉन, अब देखो मैम, ये जो गुडविल है 258,000 जो इम्पेयर किया है, ये इम्पेयर कैसे बटेगा? किस पर डिपेंड करता है? आप एनसीआई को कैसे रिकॉर्ड करो, सिखाया था। फेयरली है तो दोनों को बटेगा, और नेट एसेट है तो सिर्फ पेरेंट को। तो आपको देखना है कि एनसीआई कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है ग्रुप वैल्यू करेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग, तो मतलब ये जो 258 है ये किस प्रपोर्शन में बटेगा? पेरेंट को मिलेगा 80, एनसीआई को मिलेगा 20, तो वर्किंग नोट 4 20% से कम होगा और वर्किंग नोट 5 डन। और उसने दे रखा है फेयर वैल्यू, तो कोई लोड ही नहीं निकालना का एनसीआई का फेयर वैल्यू कितना है। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमको ये 2 अलग है, बाकी हम सीख कर आए हैं। सो आपको घर जाके इस क्वेश्चन की क्या करनी है? प्रैक्टिस। लोड नहीं लेना है, बन गया तो अपन बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और नहीं बना तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आता है, प्रैक्टिकल अप्रोच में लेकेंगे वो अपन सीख लेंगे। आया समझ में? सो आज मैंने आपको सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट सिखाया है, विच इज कॉल्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। मोस्टली इस वीक में, मतलब 2 दिन में मैं आपको सारे एडजस्टमेंट सिखा दूंगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? एसओएफ पीएनएल पे नहीं जाएंगे, हम 3 दिन इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा आपको। और चाहिए हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो जब एग्जाम किट का आप सेक्शन ए खोलोगे तो वो 2-2 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस है, तो उन्होंने एक एक एडजस्टमेंट दिया रखा है और बोला इसका अमाउंट निकालो। तो क्वेश्चन आप जब ए पार्ट खोलोगे तो आपको पर कॉन्सेप्ट पे छोटे छोटे से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन सी में तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मतलब पूरा क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे। तो इफ यू वांट टू डू मोर प्रैक्टिस, आप सेक्शन ए से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कल फिर हम एफआर में वहां पे बेसिक सीखेंगे। इफ यू वांटेड टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। काम का है, कल से तो समझ में आने लगेगा जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको अटेंड करना हो तो अच्छी बात है, नहीं करना हो तो इट्स अप टू यू। कल और या परसों तक, बट मेरा प्रेफरेंस है कर लो, नॉलेज कुछ तो मिल ही रहा है, वेस्ट तो नहीं जा रहा है। धीरज तो नहीं आएगा कब, उसने मन ही मन सोच लिया है। स्वाति, राधिका, प्रियांशी, चीजें समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ओके। शिखा,